हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर के लिए सेक्शन कौन सा है हमारे पास? 139 सबसेक्शन 2। कौन सा सेक्शन कवर होगा आज? 139 सबसेक्शन 2। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस और बनाई थी जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी के बारे में बताया गया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ऑडिटर को अपॉइंट ही नहीं करेंगे तो फिर उसका रोटेशन कैसे होगा आगे, है ना? तो फिर जल्दी से जाइए और पहले वो वीडियो देखिए और वापस आने के बाद फिर आप स्टार्ट करिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर। चलिए देखते हैं क्या होता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। कौन सी कंपनीज पे ये रूल एप्लीकेबल होता है और कौन सी कंपनीज पे नहीं होता है, सारे के सारे प्रोविजन आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर होता क्या है। सच क्लासेस ऑफ कंपनी, क्या लिखा है इसमें? सच क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मेंशन्ड इन द सेक्शन। कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज है ये आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या बताएं? सच क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मेंशन्ड इन द सेक्शन कैन नॉट अपॉइंट। ध्यान क्या देना है आपको यहाँ पे? कैन नॉट अपॉइंट, वो अपॉइंट नहीं कर सकते। कैन नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट, किसको अपॉइंट नहीं करना है या रीअपॉइंट नहीं करना है? सो such classes of companies as mentioned in the section cannot appoint or reappoint an individual। अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है तो कोई भी कंपनी उस ऑडिटर को 5 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकती। एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन वन टर्म, फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर्स, ठीक है। अगर इंडिविजुअल की बात हो रही है तो 5 साल से ज्यादा हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। क्लियर है? सेकंड क्या है यहाँ पर? एंड। अगर इंडिविजुअल है तो टाइम पीरियड कितना है? 5 ईयर्स, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एन ऑडिट फर्म, अगर यहाँ पे बात किसकी हो रही है? फर्म की बात हो रही है, तो फर्म को टाइम कितना दिया गया? फर्म के लिए टाइम है फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive ईयर्स। यानी कि इंडिविजुअल को जो टाइम प्रोवाइड किया गया है उसका अगर हम डबल कर देंगे तो वो टाइम पीरियड अलाउड है फर्म को। ओके, अब फर्म में आपके 4 ऑडिटर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो फर्म किसी भी कंपनी में फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive ईयर्स के लिए अपॉइंट नहीं हो सकती। क्लियर है? इंडिविजुअल 5 ईयर्स के लिए और फर्म फॉर फॉर 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive ईयर्स। क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। एन इंडिविजुअल, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड, एक इंडिविजुअल ऑडिटर जो अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुका है। हिज टर्म, एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म अंडर द क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या था? ये वाला क्लॉज, यानी कि एक इंडिविजुअल ऑडिटर अगर ये वाला जो टाइम पीरियड है ये पूरा कर चुका है, ठीक है, शेल नॉट बी एलिजिबल, तो वो ऑडिटर अब एलिजिबल नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, जैसे कि हमने एक ऑडिटर अपॉइंट किया एजीएम में, क्लियर है। अब वो ऑडिटर 5 ईयर्स तक ऑफिस होल्ड करेगा। अब अगर हम सोचते हैं कि हम इसको रीअपॉइंट कर लें दोबारा से, है ना, तो हम उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। क्लियर है? कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है ये आगे देखेंगे, लेकिन रूल क्या है कि अगर इंडिविजुअल है तो वो केवल 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होगा, और अगर फर्म है तो वो केवल 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive ईयर्स के लिए ही अपॉइंट हो सकती है। ठीक है, फिर से देखते हैं। एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म अंडर क्लॉज ए, यानी कि 5 ईयर्स उसके कंप्लीट हो गए, shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company। क्या ध्यान देना है? इन द सेम कंपनी। ऐसा नहीं है कि 5 ईयर्स के बाद वो ऑडिटर कहीं पर अपॉइंट ही नहीं हो सकता। रूल क्या है? केवल सेम कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो सकता। अब 5 साल के बाद वो ऑडिटर किसी और कंपनी में तो अपॉइंट हो सकता है ना। क्लियर है? एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी
for 5 years from the date of completion of his term। यानी कि जब उसकी टर्म कंप्लीट हो जाएगी उस दिन से लेकर अगले 5 साल तक वो सेम कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर है? क्या लिखा है सेक्शन में? सबसे पहली बात तो ये कि एक ऑडिटर 5 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं हो सकता। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा यही वाला ऑडिटर फिर से अपॉइंट हो तो पॉसिबल तो है, लेकिन उसके बीच में 5 साल का गैप होगा। क्या लिखा है एक बार दोबारा से देखो। एन ऑडिटर, an individual auditor who has completed his term under the clause A shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of his term। यानी कि टर्म कंप्लीट होने के बाद 5 साल तक उसको हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते। अब ये जो 5 साल होंगे बीच के, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कूलिंग पीरियड। क्लियर है? ये जो 5 साल है इसको क्या बोलेंगे? कूलिंग पीरियड। ठीक है। अब ये तो बात हो गई इंडिविजुअल। अब इन केस ऑफ फर्म क्या होगा? सो एन ऑडिट फर्म, अब किसकी बात करेंगे? एन ऑडिट फर्म, एन ऑडिट फर्म which has completed his term, which has completed his term under the subclause B, sorry, under the clause B। क्लॉज बी क्या है? क्लॉज बी फर्म के बारे में बताता है ना। तो अगर किसी फर्म ने अपना टाइम ड्यूरेशन जो कि हमारा क्लॉज बी में मेंशन है ये कंप्लीट कर लिया है तो क्या होगा? इट शैल नॉट बी एलिजिबल, तो ये फर्म एलिजिबल नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन द सेम कंपनी। उस सेम कंपनी में हम इस फर्म को दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकते। कब तक अपॉइंट नहीं कर सकते? फॉर 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सच टर्म। इससे क्या क्लियर होता है हमें? सबसे पहले हमें पता चला कि हम कोई भी इंडिविजुअल ऑडिटर को 5 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते। सेकंड, हमने देखा कि अगर फर्म की बात हो रही है तो फर्म को जो पीरियड अलाउड है वो कितना है? 2 terms of 5 consecutive years। लेकिन जो कूलिंग पीरियड है वो दोनों के लिए सेम है ना। कूलिंग पीरियड इंडिविजुअल को भी हमने कितना दिया था? 5 years, और फर्म के केस में भी जो कूलिंग पीरियड है वो 5 years ही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। अब आगे देखते हैं कि ये वाले जो प्रोविजन दे रखे हैं ये कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल है और कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। चलो देखते हैं। अब आता है हमारे पास एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन। रोटेशन कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल है? तो अगर हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज की, अगर बात करेंगे लिस्टेड कंपनी की, तो लिस्टेड कंपनी के केस में रोटेशन कंपलसरी है, यानी कि मैंडेटरी है। क्लियर है? कभी भी लिस्टेड कंपनी की बात होगी तो आपको सोचना नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। लिस्टेड कंपनी है तो रोटेशन एप्लीकेबल होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। केवल यहाँ पर 4 टाइप की कंपनीज दे रखी हैं। फर्स्ट, लिस्टेड कंपनी कंपलसरी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपको एक कंडीशन देखनी है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो रोटेशन अप्लाई होगा, यानी कि रोटेशन एप्लीकेबल होगा। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो आप उसी ऑडिटर को फिर से रीअपॉइंट कर सकते हो। क्लियर है? कंडीशन क्या है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए? कंडीशन है हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल फॉर मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़। क्लियर है? अगर किसी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़ होगी तो फिर उसके ऊपर रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, क्राइटेरिया कितना है? मोर देन और इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
किसकी बात हो रही है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कंडीशन क्या है? अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसके केस में अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल फॉर मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़ है तो भी आपके ऊपर रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को क्राइटेरिया कितना दिया है? 10 करोड़। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कितना दिया है? 50 करोड़। लेकिन दोनों जगह पर ध्यान क्या देना है? मोर देन और इक्वल टू। ठीक है। अगर इक्वल टू 50 करोड़ है तो भी आपके ऊपर रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। क्लियर है सबको? 3 कंपनीज की बात क्लियर है ना? लिस्टेड कंपनी कंपलसरी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल फॉर मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़। और अगर बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो क्या होगा? पेड अप शेयर कैपिटल फॉर मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़। देखना क्या है दोनों में? पेड अप शेयर कैपिटल देखनी है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल चेक करेंगे हम यहाँ पे। अब लास्ट में आता है कंपनीज अदर देन अबव। अब हमारे पास लिस्टेड कंपनी नहीं है लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, लेकिन जिनका ये वाला क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा है। अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से कम है। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंपनीज अदर देन अबव। इसमें क्या दिया है? हैविंग पब्लिक बोरोइंग। मान लीजिए आपकी पेड अप शेयर कैपिटल इस क्राइटेरिया को मैट नहीं कर रही है लेकिन आपकी जो पब्लिक बोरोइंग्स हैं, पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहाँ से आपने लिए पब्लिक बोरोइंग? फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट। क्या ध्यान देना है यहाँ पर? बैंक और पब्लिक डिपॉजिट। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला है पब्लिक बोरोइंग, पहला क्या है? बोरोइंग, और दूसरा क्या है? पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है। सो अगर आपके पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डिपॉजिट फॉर मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़ हैं तो भी आपके ऊपर रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। आपकी पेड अप शेयर कैपिटल भले ही 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है लेकिन पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डिपॉजिट तो है, तो फिर आपके ऊपर रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल है। क्लियर है सबको? एक बार दोबारा से देख लेते हैं। लिस्टेड कंपनी कंपलसरी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी having paid up share capital for more than or equal to 10 crore. Private limited company having paid up share capital for more than or equal to 50 crore. Companies other than above. ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही लेकिन पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट क्या है हमारे? फॉर मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़। तो फिर रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आता है नॉट एप्लीकेबल। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिस पर रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा ही नहीं? उनकी शेयर कैपिटल कितनी भी हो सकती है, बोरोइंग कितनी भी हो सकती है, लेकिन रोटेशन उन पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन सी कंपनी है? तो केवल दो कंपनीज है, ओपीसी यानी कि 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी। अगर 1% कंपनी है और स्मॉल कंपनी है तो जहां पर भी इन दोनों की बात होगी आपको कोई कंडीशन देखनी ही नहीं है। आप सीधे वहां पर लिखेंगे कि रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस कंपनी। ओके। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, आपके स्टडी मॉड्यूल से लिया गया है। देख लेते हैं इसे जल्दी से। एग्जाम्पल क्या है? रानो प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे या केस स्टडी देखेंगे आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो कंपनी है ये कौन सी कंपनी है?
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वापस जाते हैं, कहाँ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? ये रही हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि कंपनी कौन सी है, तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन सी कंडीशन है इसके लिए? हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल फॉर मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़। देखते हैं अब। रानू प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 42 करोड़। क्या लिखा है यहाँ पर? तो हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। कंडीशन क्या है हमारे पास कि पेड अप शेयर कैपिटल तो 50 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर कितनी है? 42 करोड़ ओनली। बट क्या लिखा है? बट, तो इस बट को ध्यान से देख लेना। कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने से पहले कभी भी आपको आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। बट हैविंग पब्लिक बोरोइंग, तो कौन सी बात आ गई यहाँ पर जो हमने बाद में देखी थी ना? हैविंग, अगर ये वाला क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, हम कौन सा देखते हैं फिर? अगर पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डिपॉजिट मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़ है, तब भी इसके ऊपर रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में पेड अप शेयर कैपिटल तो नहीं है 50 करोड़ से ज्यादा, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ 72 करोड़, ये तो ज्यादा हो रहा है ना 50 करोड़ से, ये ज्यादा हो गया। तो इसलिए क्या होगा? मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर विल बी एप्लीकेबल टू दिस कंपनी। क्लियर है सबको? एप्लीकेबल क्यों हो रहा है? फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है पेड अप शेयर कैपिटल, लेकिन पब्लिक बोरिंग तो है ना। पब्लिक बोरिंग अगर 50 करोड़ से ज्यादा है, तब भी इसके ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया फर्स्ट एग्जांपल सबको? सेकंड पे आ जाते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या है हमारे पास? जॉली लिमिटेड। पहला क्राइटेरिया क्या था, मतलब पहले हमें क्या चेक करना है कि ये जो कंपनी है इसका नेचर क्या है। सो जॉली लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। जॉली लिमिटेड कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है ना। इसमें से कौन सी कैटेगरी में आएगी? लिस्टेड कंपनी तो ये रही, इसके ऊपर तो रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल है, यानी कि कंपलसरी है, इसमें कोई कंडीशन हमें देखनी ही नहीं है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जॉली लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी अपॉइंटेड। जॉली लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसने अपॉइंट किसे किया है? पॉली एंड कंपनी। पॉली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन जब हम यहाँ पर देख रहे थे, तो यहाँ दो चीजें थी ना, कि इंडिविजुअल है ऑडिटर या फिर वो फर्म है। सो अब ये चेक करते हैं। मैसर्स पॉली एंड कंपनी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? फर्म है ये हमारे पास, है ना। जॉली लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, इसने मैसर्स पॉली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को एज द स्टैच्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया, राइट, इन द एजीएम। कब अपॉइंट किया? एजीएम में। ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि ऑडिटर कब अपॉइंट होता है और कहाँ पर अपॉइंट होता है। अगर नहीं पता तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। सो इसने पॉली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया एजीएम में, ठीक है, फॉर 11 ईयर्स। अब आप लोग बताओ, क्या ये 11 ईयर्स सही है? क्या हम इसको 11 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं याद आ रहा? चलो एक बार इसको फिर से देख लो, क्या लिखा था यहाँ पर। फर्म के केस में हम क्या करते हैं? एन ऑडिट फर्म एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years इज नॉट अलाउड, राइट। तो यहाँ पर हम इसको 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने तो 11 साल के लिए अपॉइंट कर लिया। हियर Here the appointment of Poly Limited and company is not valid. तो क्या ये वैलिड है? वैलिड नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने तो 11 साल के लिए अपॉइंट किया, हम तो केवल 10 साल के लिए कर सकते थे। Is not valid as the appointment can be made only for one term of 5 consecutive years and then another one term of 5 consecutive years
ऐसा नहीं है कि 10 साल के लिए एक बार में कर लेंगे, पहले 5 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, फिर उसको रीअपॉइंट करेंगे फॉर मोर 5 years, right? It cannot appoint for 2 terms in one AGM only. एक ही AGM में हम इसको 10 साल के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। फर्दर क्या लिखा है? फर्दर a cooling period of 5 years from the completion of his term is also required. जब इसकी 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years कंप्लीट हो जाएंगी तो क्या होगा? इसको 5 साल का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा ना। याद है कूलिंग पीरियड अभी हमने देखा था। So further a cooling period of 5 years from the completion of the term is required. The firm cannot reappoint for further 5 years after completion of 2 terms of 5 consecutive years. क्लियर है? सो यहाँ पर जॉली लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, वो पॉली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को केवल 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years के लिए ही अपॉइंट कर सकती है। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट किया गया है ये वैलिड नहीं है। क्लियर हो गया आपको ये पूरा सेक्शन? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको ये सारी सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगी कंप्लीट कंपनी ऑडिट से रिलेटेड। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद स्टडी मॉड्यूल की सारी प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।